स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था भाई। तो आज की क्लास में जो चैप्टर 4 10th क्लास के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे हम कि जो कार्बन होते हैं वो होते क्या है, कार्बन से बनने वाले प्रोडक्ट जो कि कंपाउंड है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो और किस तरह से जो कार्बन है वो कंपाउंड बनाता है, किस तरह की उनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो कार्बन काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई आपके पास। इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह कार्बन अवेलेबल है, बुक्स में, एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर, फूड के अंदर, हर एक जगह कार्बन अवेलेबल है। देखो आपको पता है 0.02% जो कार्बन है वो मिनरल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में हमारे पास 0.02% कार्बन पाया जाता है मिनरल्स के अंदर, और 0.03% किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। अमाउंट बिल्कुल कम है बट इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो आप ये चीज नोट करें कि एक कार्बन के ऊपर ही पूरा का पूरा क्या आपके पास चैप्टर है, कार्बन और उसके कंपाउंड के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट पूरे चैप्टर की क्या बात करें हम, एक केमिस्ट्री की ब्रांच बना रखी है जो केवल कार्बन से बने कंपाउंड के ऊपर ही स्टडी करती है, और उसके बारे में तो सभी को पता है। आपको पता है केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और साथ के साथ एक बात और बता देते हैं बेटा, 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है तो सभी उसकी प्रिपरेशन करें, और 10th क्लास का साइंस का भी बचा हुआ है। साइंस के लिए तो आई एम नॉट श्योर, बट केमिस्ट्री का पेपर जरूर होगा, तो सभी रेगुलर रूटीन वाइज स्टडी करें, क्योंकि कोई भी चीज़ ये है कि जब हम रूटीन से करते हैं तो ही अच्छी होती है, बीच में छोड़ देने से और एकदम फिर उसके टच में आए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मीन टू से कि आप ये मत सोचो कि भी हमारे पास बहुत टाइम है, कि भी बोर्ड तो जुलाई में ही एग्जाम लेगा। आप रेगुलर रूटीन से स्टडी करें, क्योंकि फिर तो ये है ना, 1 महीना बचा होगा। अरे क्या कर लेंगे, 1 महीना बचा होगा, फिर 10 दिन रह गए यार, कर लेंगे। उसलिए उसको आप क्या करते जाते हो, 10 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दोगे, फिर 5 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर लास्ट में क्या आएगा, कल एग्जाम है। अगर आपने रूटीन वाइज स्टडी की है तो नो प्रॉब्लम, बस आपको 1 दिन पहले मतलब ओवरव्यू करना है बस। बट अगर आप ये सोचते हो कि 1 दिन पहले मैं ब्रीफ स्टडी कर सकता हूँ तो आप रॉन्ग है। तो रेगुलर रूटीन वाइज स्टडी करें। तो केमिस्ट्री का पेपर है, होगा 12th क्लास के लिए, तो रेगुलर रूटीन से पढ़े। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, उससे बने हुए कंपाउंड। कार्बन क्या वर्सेटाइल है नेचर, बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, कहीं पे भी जुड़ जाता है, किसी के साथ मिलके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ कंपाउंड बना लेता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गई उसके साथ अलग, ठीक है। कार्बन खुद के साथ ही क्या करता है, मिलके बहुत लंबी चेन बना देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी ही कार्बन के ऊपर बेस है अप्रोक्सीमेटली। तो इंपॉर्टेंस तो आपको समझ ही गए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज देखेंगे हम कार्बन के बारे में। देखो भाई, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 4। 2 and 4। और एक बेसिक चीज मैं बता देता हूं आपको, कार्बन हम पहले ये सोचते थे कि भी जो आपके पास जो कार्बन है वो केवल प्लांट्स और एनिमल में ही अवेलेबल होता है पुराने टाइम में। बट साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिच वोलर, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, और लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो फ्रेडरिच वोलर ने बनाया था। कब?
1828। और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था भाई? यूरिया। क्या था? यूरिया। क्या था भाई? यूरिया। तो यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फ्रेडरिच वोलर ने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया था। हुआ था कोइंसिडेंटली, मिंटू से की भी कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोइंसिडेंटली यूरिया प्रिपेयर हुआ, फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी, हो गई लैब के अंदर ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया। पहले तो सोचते थे भी जो कार्बन है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है, बट ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। सो ये चीज याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? 2 and 4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। भाई होने कितने चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है? लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट लेक्चर में जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर था उसके अंदर भी हमने किया था इस टॉपिक को, कि जो ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है? एवरी एलिमेंट्स want that they should have 8 electron in their outermost cell except हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, और हाइड्रोजन और हीलियम एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? 1 and 2। तो ये क्या बनाते हैं? डुप्लेट। क्या बनाते हैं भाई? डुप्लेट। ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सभी ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। तो ये चीज याद रखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। तो ऑक्टेट थ्योरी बोलती है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। याद रखेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। सो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा भाई। मान लो ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। भाई इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 पॉजिटिव कैटायन बना दिया। पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज गया। भाई अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद C4 पॉजिटिव कैटायन बना दिया इसने। क्या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल रह पाएगा इसका न्यूक्लियस? नहीं, क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रॉन तो 2 रह गए इसके अंदर, और प्रोटॉन कितने रह गए? इलेक्ट्रॉन 2 और प्रोटॉन 6। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन के साथ इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह सकता। फर्स्ट है। दूसरी थिंग, भी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज स्टेबल नहीं हो पाएगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है गेन करने की। ये तो था इलेक्ट्रॉन लूज करने का। क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मान लो आउटर मोस्ट सेल में आपने इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्या कर लिए? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बीच में। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव एनायन बना दिया। क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं। अब क्यों नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 6 रह गए, और इसका न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके नहीं रख सकता, अपने साथ चिपका के नहीं रख सकता, तो भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जो कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता,
बट शेयरिंग पेयरिंग तो कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, और खुद के साथ भी शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन तो क्या कर लेता है? खुद के साथ भी शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेते हैं अभी ये? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई कार्बन क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है अपने कार्बन यानी कि खुद के साथ भी, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी कर लेता है, और भाई दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे हाइड्रोजन के साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ भाई, तो क्या कर लेता है? शेयर पेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन क्या कर लेता है? खुद के साथ भी शेयर पेयर कर लेता है, दूसरे एलिमेंट के साथ, और भी ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर सकते हैं भाई। जैसे मैंने बोला आपको, कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी शेयर कर रहा है। ये एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है भाई, इतना ही शेयर जितना कार्बन का उतना ही हाइड्रोजन का है। तो देखेंगे अब, जैसे आप कार्बन और हाइड्रोजन को देखो, CH4, मीथेन। क्या है? मीथेन। आपके पास मीथेन है भाई, कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन भाई, इसके चारों, हाइड्रोजन ने बोला मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तो कार्बन बोला क्या करूं अगर घेर रखा है? तो बोला मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चारों, हम 4 हाइड्रोजन है, हमें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें दे दे। बोला भाई मैं इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता। तो हाइड्रोजन बोलता है वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को कार्बन बोलता है भाई एक डील है, मैं हाइड्रोजन को बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लूज तो नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर कर सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या था? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। तो कार्बन ने समझ आया कि भाई मैं इसके साथ क्यों ना शेयरिंग कर लूं इलेक्ट्रॉन की। अब हाइड्रोजन सोचता है कि यार कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा भाई, मैं उससे कैसे छीनूं, तो मैं भी शेयरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन ने सोचा यार मेरा तो खुद का ही वजूद इतना है कि मैं अल्कली मेटल्स के साथ, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नंबर 1 पे रखा गया है, पीरियड और ग्रुप दोनों का एक है उसका हाइड्रोजन का, और उसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया। किसके साथ? अल्कली मेटल्स के साथ। तो भाई हाइड्रोजन ने सोचा भी मेरे को तो शेयरिंग करने में भी ठीक है, शेयर कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन ने बोला ठीक है डील डन, और क्या किया? कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, अब भाई यही सेम बात किसने बोली थी? कार्बन ने बोली थी ठीक है भाई आप शेयर कर लो, आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो इसने क्या किया? कार्बन ने भी क्या किया? हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है भाई, और क्या हो गया? कार्बन की भी वैलेंसी यानी कि ऑक्टेट बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पे डुप्लेट बन गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन यहाँ से क्या बन गया? ऑक्टेट थ्योरी भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो इसी तरह से इन्होंने क्या कर लिया? कंपाउंड बना लिया, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और पेयरिंग से बने, those compound formed due to sharing and pairing of electron, those compound formed due to sharing and pairing of electron is known as covalent compound, कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और पेयरिंग से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, साथ में इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब जैसे ये नोट डाउन कर लेना नोटबुक के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है और बॉन्डिंग कैसी होती है इनमें? कोवलेंट बॉन्डिंग
और कोवैलेंट बॉन्डिंग कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्डिंग बनती है। आयनिक कंपाउंड आयंस के क्या इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बॉन्डिंग बनी थी। तो यहाँ पे क्या है? कोवैलेंट बॉन्डिंग है ड्यू टू शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवैलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से जो कंपाउंड बने उनको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। अब कार्बन को छोड़ के और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करते हैं। अब जैसे आप हाइड्रोजन की ही बात कर लो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन और उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा भाई? आप एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो और मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो इसी तरह हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ड्यूप्लेट बन गया। क्या बन गया? ड्यूप्लेट बन गया। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में दो चाहिए थे हाइड्रोजन को और वो कंप्लीट हो गए, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए और H2 मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह बात करो आप ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना भाई? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई इसको, क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैसे आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन क्या करता है? आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाता है, बट मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन क्या करता है भाई? आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड भी बना रहा है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने? 6। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई इसने देखा कि भी मेरे भी आउटर मोस्ट सेल में 6 है, इसके भी दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? इसने बोला कि भी आप मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, बदले में मैं भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। भाई अपना काम चल जाएगा। क्यों ना म्यूचुअल शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन की, क्या कर ले? म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। तो यहाँ पे क्या O2 मॉलिक्यूल बन गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी कि आपके पास क्या बना? कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्या बना? कोवैलेंट बॉन्ड। और कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन में क्या बना था? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना था? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की, जो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, मीन टू से आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट भाई ऑक्टेट थ्योरी क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके नाइट्रोजन के में भी कितने हैं? 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो भाई दोनों ये चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि भी ये ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो इसने बोला भाई 3 इलेक्ट्रॉन तू मेरे से ले ले और मैं भी तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इस तरह से हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। और क्या बना आपके पास? N2 मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में क्या बनी? बॉन्डिंग बनी। कैसी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कैसी बनी? कोवैलेंट बॉन्डिंग। और क्या बना? कंपाउंड बन गया। ठीक है। और कैसे? कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से बने वो क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से बने जो बॉन्ड बने वही कोवैलेंट बॉन्ड, और उन बॉन्ड के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। अब ये देख लेते हैं हम एग्जांपल। अब कार्बन और ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 था आपके पास, क्या था? CO2 था। CO2 में देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सॉरी,
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया भी, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इधर से इसने ले लिए और इधर से इस ऑक्सीजन ने ले लिए। वे कार्बन ने सोचा चलो ठीक है, तुमने मुझसे ले लिया, मेरे को भी दो। तो क्या करेगा, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसा कंपाउंड बना ये, कोवलेंट कंपाउंड। क्या बना ये, कोवलेंट कंपाउंड बना। क्यों बना है कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हुई है। तो ये चीज देखेंगे। अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड जो कि इसमें दे रखे हैं उनके बारे में जानेंगे। अब कार्बन कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं हमको। अब आपके पास देखेंगे हम जो कि कोवलेंट कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, कोवलेंट कंपाउंड उनके बारे में देखेंगे। जैसे एसिटिक एसिड, क्या है भाई, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। आपके पास एसिटिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मीथेन। क्या है भाई, मीथेन। एसिटिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मीथेन हो गया, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। तो फार्मूले देखेंगे हम। सॉरी एसिटिक एसिड CH3 COOOH, क्लोरोफॉर्म CH3 CHCl3, मीथेन CH4, इथेनॉल CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। मीथेन हो गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये फार्मूलेज मैंने क्यों लिखे हैं, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, लो होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो क्यों होता है, अभी यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड तो है नहीं कि आयंस की अट्रैक्शन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर किए हैं इन्होंने, म्यूचुअल शेयरिंग की है, भी आपसी समझौता किया भी आप मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं आपके ले लेता हूँ। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं जो कि लो होते हैं। अब बात करें हम एसिटिक एसिड की, बात करें हम एसिटिक एसिड की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट कितना, 290 केल्विन, 290 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम ऊपर ही लिख देते हैं, किसमें भैया, केल्विन में। आपको पता ना टेम्परेचर मेजर के लिए यूनिट होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, यहाँ पे हम केल्विन में। और बॉइलिंग पॉइंट कितना, 391 केल्विन, यानी लो ही है भाई, 290 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस में देख लो कितना कम हो, 391 केल्विन, ठीक है भाई। तो जो एसिटिक एसिड अब क्लोरोफॉर्म की देख लेते हैं हम, कितना हो गया अभी, जो क्लोरोफॉर्म है 209 केल्विन, कितना हो गया भाई, 209 केल्विन। तो आपके पास मीथेन का देख लेते हैं, मीथेन का कितना हो गया अभी, 90 केल्विन, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं इथेनॉल की, इथेनॉल का भी वेरी लो है, कितना हो गया 156, कितना हो गया भाई 156 केल्विन। यानी कि इन सभी के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, क्या है, लो है। बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, सॉरी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट था इनका 209, मीथेन का 90, और आपके पास इथेनॉल का कितना है 156। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट कितना भाई 391 तो किसका है, एसिटिक एसिड का। और बात करें अगर हम क्लोरोफॉर्म की तो 334
4 क्या है बॉइलिंग पॉइंट, किसके लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए। अगर बात करें हम मीथेन की, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 90 था, तो इतना क्या हो जाएगा 111, कितना हो गया अभी 111। बात करें इथेनॉल की, तो उसके लिए जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया 356 केल्विन, कितना हो गया अभी 356 केल्विन, 356 सॉरी 351 केल्विन सॉरी। तो ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में प्रोवाइड करा रखी है। ये कुछ आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यानी कि कार्बन कंपाउंड थे, जो क्या है लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। तो आप नोट डाउन कर लेंगे, इस टेबल को रिमाइंड रखेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, रीजन मैंने बताया, यहाँ पे कोई आयंस के अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या है शेयरिंग पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये इजीली क्या कर लेंगे, इजीली टूट जाएंगे इनकी बॉन्डिंग। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉयल भी इजीली हो जाते हैं। तो एसिटिक एसिड 290 एंड 391 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह सभी का हम नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लो होता है, लो है। ये टेबल नोट डाउन कर लें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है अभी, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और आपके पास एनसीईआरटी में एक सीरीज दे भी रखी है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बता रखी हैं। जैसे आपके पास क्या हो गया एन कंपाउंड्स की, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड्स की, कि जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। क्या होते हैं, लो होते हैं। दूसरा, अब लो क्यों होते हैं लो, सॉरी पहला इसको डिस्कस करना तो हम भूल ही गए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होंगे। अब आपको पता है, मान लो इथेनॉल था आपके पास CH3 CH2OH। अब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, भाई तो जो बॉन्डिंग है, भाई जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कैसे होते हैं बेटा, वीक बॉन्ड। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। जब नीचे से इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे आप, हीट दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो क्या है, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, इजीली बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है कम टेम्परेचर पे ही। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब बात करेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टीज की, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से आसानी से पास नहीं होती। अब क्यों नहीं होती आसानी से पास, अभी अभी हमने जिक्र किया था कि जैसे कार्बन का, अब हम मैंने आपके पास इथेनॉल लिया था, अब की बार एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3CH2OH, यानी कि C ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कार्बन, अब कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर भी देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि कंप्लीटली एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के लिए दे शुड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आयन तो होने चाहिए, अब है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, ये कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी। अब आगे हम देखेंगे कि जो कार्बन होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है।
कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैंने आपको बताया है जो कार्बन है, जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करता है। और कार्बन अपने ही जैसे सेम मतलब सेम एलिमेंट के साथ ही क्या कर लेता है, वो एलिमेंट के साथ जुड़ के एक कंपाउंड बना सकता है। जैसे आपके पास ये होगी कार्बन की चेन बनी, क्या होगी, कार्बन की चेन बनेगी। तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में तो आपको पता ही है, क्या है कैटिनेशन, क्या है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती क्या है, those properties in which element link with same kind of element, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने ही जैसे सेम एलिमेंट के साथ जुड़ के लंबी चेन बना लेता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन भी बना लेता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना लेता है। जैसे कार्बन है, कितने भी कार्बन जोड़ते चले जाओ इन्फिनिटी, जुड़ते ही चले जाएंगे, जुड़ते ही चले जाएंगे। कहीं पे ब्रांच अटैच कर दो आराम से हो जाएंगे। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लो कार्बन की, ये हो गया भाई आसानी से। तो यानी कि कार्बन के अंदर क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। क्या होती है कार्बन के अंदर, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। तो ये चीज याद रखेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। कार्बन सेम एलिमेंट यानी कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के ही लंबी चेन बना लेता है, क्या कर लेता है, एक स्ट्रेट चेन बना लेता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सो आपके पास अब फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी जो कार्बन की है वो देखेंगे हम। क्या है आपके पास, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज हो गई, सेकंड प्रॉपर्टीज है टेट्रावैलेंसी। क्या है, टेट्रावैलेंसी। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। वैलेंसी कितनी है, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। यानी कि क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन है चारों तरफ से दूसरे एलिमेंटों के साथ या खुद के साथ क्या हो सकता है, वो लिंक हो सकता है। क्या हो सकता है, लिंक कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेगा भाई, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कार्बन है, कार्बन देखो इधर सॉरी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस तरह से भी अटैच, यानी कि कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, हाइड्रोजन से साथ भी अटैच हो सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके। मान लो इधर क्या होगा, कार्बन एक और तो क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कोई दूसरा कंपाउंड बन गया। अब मान लो इस हाइड्रोजन की अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, क्या लगा दें, क्लोरीन, तो क्या बन गया, क्लोरोइथेन। क्या बन गया, क्लोरोइथेन। फ्लोरीन लगा दे तो फ्लोरोइथेन, आयोडीन लगा दे तो आयोडोइथेन। ठीक है, तो आपके पास अगर हम यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो कार्बन है इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, ये किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके लिंक हो जाता है। तो जिस तरह से अलग अलग हाइड्रोजन के साथ ही मोस्टली लिंक होता है, हाइड्रोजन और खुद कार्बन के साथ ही, बट अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी और एलिमेंट के साथ ये जुड़ता है तो क्या करेगा, डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज बनाएगा। डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज मीन टू से, जैसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या कर सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके कंपाउंड बना सकता है कुछ भी। थर्ड है भाई मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, अब जो कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या होती है, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मीन टू से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं। अगर कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग याद रखेंगे, लिख लेता हूं यहाँ पे, सॉरी ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या है भाई? मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि जो कार्बन होता है, अगर कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या होगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड मीन टू से those carbon chain in which single bond is present, and unsaturated those carbon chain in which double or maybe triple bond present between carbon carbon। यानी कि सैचुरेटेड तो वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो आपके पास? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो गई? ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्डिंग भी बना सकता है। कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग भी बना सकता है। सो ये थर्ड प्रॉपर्टीज थी। अब भाई नेक्स्ट आपके पास कार्बन की प्रॉपर्टीज हो गई। आज हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और जो मैंने आपको टेबल लिखवाई है जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थे कुछ कार्बन कंपाउंड्स के, वो टेबल आपको रिमाइंड रखनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, आपको एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ये। और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज याद रखना क्या होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में भी आपको इस चैप्टर में हम मतलब बहुत कुछ है आगे सीखने के लिए। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में एलोट्रोप करेंगे, उसके बाद आगे का करेंगे जो भी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।